प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं और मेरी टीम आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर लेकर के आई है। वो है एक नया बैच जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जाएगा। उस बैच का नाम है वर्दी बैच। और इस वर्दी बैच में आपको यूपीपी, यूपीएसआई या जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं उन सबका पॉइंट्स कवर किया जाएगा। और समझिएगा इस चीज को, अलग अलग टीचर अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे। उसी की श्रृंखला में मैं सर आप लोगों को पॉलिटी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। पॉलिटी सब्जेक्ट में जहां से भी क्वेश्चन उठेंगे वो सब मैं कराऊंगा। आज उसी श्रृंखला में पॉलिटी का एक चैप्टर है संविधान सभा। उसी चैप्टर को हम लोग आज पढ़ेंगे अच्छे से। संविधान सभा क्या है, किसने मांग की थी, कब किसने मांग की थी, या किस लिए संविधान सभा की जरूरत लगी। सबसे पहले संविधान सभा की जरूरत क्यों लगती है, इस पॉइंट्स को समझिएगा। संविधान सभा की जरूरत इसलिए लगी कि जिस समय हमारा देश आजादी के कगार पे था, तो आजादी मिलने के बाद तो नियम कानून लागू करना होगा। और नियम कानून ऐसा नहीं है, इतनी बड़ी आबादी है, सब लोग जो कहेंगे वही नियम लागू हो जाएगा। तो उन्हीं नियम कानून को बनाने के लिए लोगों के मन में विचार उठने लगा कि नियम कानून बनाए तो बनाए कौन। जब नियम कानून बनाने की बात आई तो उसी के लिए कहे समय समय पर कि एक कमेटी बनाई जाए, और वो कमेटी का नाम रखा गया संविधान सभा। तो सबसे पहले जो संविधान सभा का विचार किसी व्यक्ति के मन में आया, औपचारिक मांग जिसने किया, यदि पूछा जाए कि पहली बार व्यक्तिगत मांग या औपचारिक मांग किसने किया था, तो साम्यवादी दल के एक नेता थे, उनका नाम था एमएन रॉय। एमएन रॉय ने 1934 में इसकी मांग की थी। उसके बाद इसी 1934 में ही एक दूसरी मांग भी हुई स्वराज पार्टी के द्वारा। स्वराज पार्टी ने भी इसकी मांग किया। और याद रखना, इसके पहले भी मांग हो चुकी थी संविधान सभा की, लेकिन वो औपचारिक मांग नहीं थी। एक स्वराज प्रस्ताव प्रस्तुत किया था बाल गंगाधर तिलक ने, सबसे पहले उसी में मांग हुई थी 1895 में। तो यदि आए कि पहली बार मांग किसने किया, तो अनौपचारिक मांग स्वराज प्रस्ताव में संविधान सभा की सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने किया था। उसके बाद औपचारिक मांग किसी व्यक्ति ने किया तो एमएन रॉय ने किया। किस पार्टी से थे? साम्यवादी दल से थे। 1934 में किया था। इसी 1934 में एक पार्टी ने भी संविधान सभा की मांग की, वो थी कौन सी पार्टी? स्वराज्य पार्टी। लेकिन ये आधिकारिक पार्टी, ऑफिशियली पार्टी नहीं थी उस समय, ऑफिशियली पार्टी थी कांग्रेस। तो कांग्रेस ने कब मांग किया? 1934 के बाद 1935 में कांग्रेस ने भी संविधान सभा की औपचारिक मांग किया था। लेकिन ध्यान रहे कि जो संविधान सभा की औपचारिक मांग कांग्रेस ने किया, उसके 3 साल बाद, मतलब 35 से 3 जोड़ोगे 38 में, 1938 में क्या होता है, एक दूसरे व्यक्ति सामने आते हैं, वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब ये पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि जो ये संविधान सभा बनाई जाए, ये वयस्क मताधिकार के आधार पर बनाई जाए। 1938 में कि जो एडल्ट लोग हैं, उस समय एडल्ट 21 वर्ष को मानते थे, तो जो वयस्क लोग हों, जो एडल्ट हो चुके हों, वही संविधान सभा में पार्टिसिपेट करेंगे और कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा। फिर उसके बाद इनकी बात को स्वीकार किया गया, और स्वीकार करने के बाद 1940 में एक अगस्त प्रस्ताव लाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं यह अगस्त प्रस्ताव भी फ्लॉप हो गया। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है। स्टेफर्ड क्रिप्स कैबिनेट मंत्री होते हैं वहां के, ब्रिटेन के, तो वो आते हैं भारत। और जब स्टेफर्ड क्रिप्स 1942 में आते हैं, वो अपना प्रस्ताव रखते हैं जिसको क्रिप्स मिशन के नाम से, या क्रिप्स प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इनकी बात को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग क्या चाहता था? दोहरे राष्ट्र। इसमें दोहरे राष्ट्र की बात नहीं की गई थी, इसलिए इसको अस्वीकार कर दिया गया। इसी क्रिप्स मिशन 1942 को गांधी जी ने भी एक शब्द के द्वारा इंगित किया है, कहा है कि 1942 का जो क्रिप्स प्रस्ताव है, इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा है, पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी है। उसके बाद फाइनली 1945 से 46, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है, और कैबिनेट मिशन के द्वारा
क्या किया जाता है, अंतिम रूप से संविधान सभा की मांग को स्वीकार करके संविधान सभा गठित करने की बात की जाती है। लेकिन कैबिनेट मिशन क्या कहता है कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण होगा। तो आइए समझते हैं कि पूरी कहानी क्या है, इस बातों में क्या दम है, क्या समझना है आपको, सब कुछ देखना है आपको। चलिए देखिए, सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है 1934 में एमएन रॉय सबसे पहले संविधान सभा के गठन का विचार प्रस्तुत किए। इसके पहले मैं बता दिया कि 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने भी इसकी मांग की थी, लेकिन वो अनौपचारिक मांग थी। औपचारिक मांग एमएन रॉय ने किया और स्वराज पार्टी सबसे पहले संविधान सभा की मांग की। अगर पार्टी के रूप में कहा जाए तो पहली बार स्वराज पार्टी ने मांग किया, लेकिन अभी भी ऑफिशियली पार्टी ये स्वराज पार्टी नहीं थी। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको आईएनसी उस समय कहते थे, आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मांग कर दी। आधिकारिक तौर पर पहली बार मांग किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। और 1938 में जेएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा किया कि जो वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन होगा। इस प्रकार से 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार की बात किया। एक एक पॉइंट आपके पेपर में छपेगा, इस प्रकार से समझते हुए चलो कि आपके पेपर में आए कहीं से, फैक्ट होगा यहीं से। इस तरीके से आपको समझना है। तो देखिए 1938 के बाद कहानी आती है कहां पर? 1940 में। 1940 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव में मांग को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया जाता है कि संविधान सभा गठित करना चाहिए, लेकिन सैद्धांतिक रूप से ही स्वीकार किया जाता है, ऑफिशियली कोई नोटिस नहीं आती है। 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव भारत आता है। क्रिप्स प्रस्ताव जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? सर स्टीफर्ड क्रिप्स करते हैं। सर स्टीफर्ड क्रिप्स ये कैबिनेट मंत्री थे ब्रिटेन में, उनको भारत भेजा गया 1942 में। तो इन्होंने अपना क्रिप्स प्रस्ताव रखा, लेकिन महात्मा गांधी ने इसे क्या कहा? ये एक पोस्ट डेटेड चेक है, पोस्ट डेटेड चेक है, और मुस्लिम लीग ने भी इसको अस्वीकार कर दिया। फाइनली 1946 में क्या होता है? कैबिनेट मिशन भारत आता है। डेट ये याद रखना चाहिए, सन कौन सा है? कैबिनेट मिशन 1946, क्रिप्स मिशन 1942, अगस्त प्रस्ताव 1940। इसने कब मांग किया ये भी आपको तैयार होना चाहिए। तो जब ये कैबिनेट मिशन भारत आता है 1946 में, इसमें कितने सदस्य थे? तो टोटल 3 सदस्य थे, त्रिसदस्यीय था ये कैबिनेट मिशन। तो 1946 में जब कैबिनेट मिशन भारत आता है तो ये क्या कहता है कि इनके 3 सदस्य कौन कौन से हैं? वो कहता क्या है इसमें, बात को समझिएगा। इसमें कहा गया कि जो संविधान सभा का गठन होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। एडल्ट के मतलब वयस्क मताधिकार की बात तो जवाहरलाल नेहरू ने ही कर दिया था। तो संविधान सभा में इनकी क्या भूमिका है? कैबिनेट मिशन ये कहते हैं कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट बनेगा। लेकिन सबसे पहला पॉइंट कैबिनेट मिशन से ये पूछा जाता है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, या कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जब आपसे पूछा जाए भैया कि कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस ने किया था। इसके 2 सदस्य और कौन कौन से थे? एवी अलेक्जेंडर, सर स्टीफर्ड क्रिप्स, जो क्रिप्स प्रस्ताव लेकर के आए थे वो भी इसमें शामिल थे। तो 3 सदस्यीय निकाय था, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टीफर्ड क्रिप्स। लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस इसकी क्या किए थे? अध्यक्षता किए थे। एक एक पॉइंट आप याद करते हुए चलिए, सब कुछ आपको पूछा जाता है पेपर में, कुछ भी नहीं छोड़ना है आपको, सब कुछ देखते हुए चलना है। अच्छा, कैबिनेट मिशन योजना जो है ये अंतिम मांग कर ली, तो क्या अब संविधान सभा बनेगा? जी हाँ, अब संविधान सभा बनेगा। और किस तरीके से बनेगा जरा समझिएगा। संविधान सभा जब बनने की बात किसने कर दिया? कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा बनाने की मांग कर दिया। लेकिन एक बात और याद रखना, इसने जो संविधान सभा बनाने की बात कही उसमें कही कि जो सीटों की संख्या होगी वो कितनी होगी? टोटल सीटें होंगी 389 सीटें। ये 389 सीटें कैसे निकल के आती हैं? ये 389 सीटें जो आती हैं वो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण की बात किया गया था। अगर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट बनेगी तो इस प्रकार टोटल सीटों की संख्या आती है 389।
ये 389 जो सीटों की संख्या थी, इसमें जो कैसे कैसे सीटों का बंटवारा हुआ ये भी पूछा जाता है। तो समझिएगा, इसमें 296 सीटें 11 प्रांतों से निर्वाचित होनी थी। ये 11 प्रांतों से इनका क्या होता, निर्वाचन होता, इलेक्शन होता। और 296 सीटें तो ये हो गया, और 73 सीटें, सॉरी 296 सीटें इनके लिए आरक्षित थी। किसके लिए, कि जो 11 प्रांत हैं वहां से इनका क्या होगा, इलेक्शन होगा 11 प्रांतों से, फिर संविधान सभा ये गठित होगी। अच्छा, 296 सीटों का तो आप लोगों को क्लियर हो गया, 11 प्रांतों से होगा। इसमें 4 क्षेत्र थे, दिल्ली, अजमेर, बलूचिस्तान और कुर्ग। ये दिल्ली, अजमेर, बलूचिस्तान और कुर्ग से 4 सीटें तो इसमें उन्हीं की हैं। समझिएगा, इसको भी तोड़ा गया, 292 और 4। ये 4 क्षेत्र 6 सीटें कहां से थी, जो कमिश्नरेट एरियाज थे। कहां से, कमिश्नरेट एरियाज थे। जो कौन कौन से कमिश्नरेट एरियाज, 4 जगह, दिल्ली, अजमेर, बलूचिस्तान और कुर्ग। ये 4 एरिया जो आप देख रहे हैं, यहां से 4 सीटें ये आवंटित थी, और 292 सीटें जो थी ये 11 प्रांतों से इलेक्शन हुआ। मतलब यहां पर चुनाव लड़े लोग, और जो सीटें बच गई वो देशी रियासतों के लिए हो गई 93 सीटें। 93 सीटें किसके लिए हो गई, देशी रियासतों के लिए। उस समय देशी रियासत जो थे, यहां पर 93 सीटें लिया गया। ये 93 सीटों पर इलेक्शन नहीं हुआ, यहां के लोग जो कहे वही मान लिया गया कि हाँ इतनी सीटें इनके लिए आवंटित है, इसको कर दिया जाए। अब समझिए इसको अच्छे से, सीटों का आवंटन कैसे हुआ। 389 सीटें, जैसा कि मैंने बताया कि टोटल सीटें कितने बनकर के आई थी, 389 सीटें। इन 389 सीटों में 296 सीटें कहां से होनी थी, ब्रिटिश प्रांतों से होनी थी, और उसके बाद 93 सीटें देशी रियासतों से चुनी जानी थी। 296 सीटों में 11 प्रांतों से, जो विधानसभाएं थी 11 प्रांतों के, वहां से 296 सीटें चुनी जानी थी। उसमें भी 292 सीटें वहां की विधानसभाओं से, और 4 मुख्य आयोग या चीफ कमिश्नरेट जो क्षेत्र थे वहां से चुने जाने थे। वो 4 चीफ कमिश्नरेट क्षेत्र कौन कौन से थे, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली का एरिया था। 93 सीटें ये कहां से चुनी जानी थी, इनका मनोनयन होता, मतलब इनके लिए इलेक्शन नहीं होता, इनके लिए निर्वाचन नहीं होता। तो अब आपको क्या दिखा कि ये जो टोटल सीटें हैं, क्या इसमें केवल निर्वाचित सदस्य भाग लिए, क्या इसमें केवल मनोनीत सदस्य भाग लिए। तो कहोगे सर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, यही क्वेश्चन तो अच्छा क्वेश्चन होगा कि प्रश्न आ जाए कि संविधान सभा में इसका इलेक्शन किस तरीके से हुआ। क्या ये प्रत्यक्ष हुआ, अप्रत्यक्ष हुआ, या मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य भाग लिए, किस तरीके से पूछा जाएगा क्वेश्चन। समझिए, अगर संविधान सभा कैसे गठित हुई या इसका इलेक्शन किस तरीके से हुआ, तो इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ। हमेशा आपको जो टिक लगाना है, अप्रत्यक्ष इलेक्शन हुआ। अप्रत्यक्ष कैसे हुआ, 11 प्रांतों में तो चुनाव हुआ, लेकिन ये जो 93 देशी रियासतें थी यहां पर कोई चुनाव नहीं होता, इस प्रकार से अप्रत्यक्ष हो गया। ठीक है। तो अगर लेकिन कहा जाए क्या ये निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी, क्या ये मनोनीत सदस्यों की संख्या थी, तो कहोगे सर ये संस्था जो थी वो निर्वाचित भी थी और मनोनीत भी थी। दोनों प्रकार के सदस्य इसमें शामिल थे, क्योंकि 11 प्रांतों से निर्वाचित थे और 93 देशी रियासतें ये मनोनीत थी। तो ये निर्वाचित और मनोनीत दोनों से मिलीजुली सरकार की संस्था थी। लेकिन इलेक्शन आएगा कैसा हुआ, तो अप्रत्यक्ष इलेक्शन हुआ था। इस पॉइंट्स को जरूर याद रखना।
आगे देखिएगा, सीटों का संप्रदाय के आधार पर चुनाव और परिणाम। समझिए इसको क्या कह रहा है कि जो सीटें बटी कैसे बटी। जो सीटों का आवंटन हुआ मुख्य रूप से तीन समुदाय में किया गया। एक सामान्य समुदाय रखा गया, एक मुस्लिम का समुदाय रखा गया और एक सिख का समुदाय रखा गया। सामान्य समुदाय के लिए 213 सीटें आवंटित की गई और जो मुस्लिम समुदाय था उसके लिए सीटों का आवंटन हुआ केवल 213 सीटें इसके लिए हुआ और 79 सीटें मुस्लिम समुदाय के लिए हुआ और सिख के लिए 4 सीटें हुआ। अब कहोगे सर जब चुनाव हुआ था 296 सीटों पर, उसमें तो कांग्रेस ने पाया था 208 सीटें, मुस्लिम लीग ने 73 सीटें, तो ये क्या बता रहे हैं? ये समुदाय के आधार पर जो सीटें उस समय दी गई थी उसकी बात हो रही है। जीत हार के बाद की बात नहीं हो रही, इलेक्शन के बाद का परिणाम नहीं पूछा जा रहा है। ये पूछा जा रहा है किस समुदाय को कितनी सीटें आवंटित की गई थी। तो सामान्य को 213, मुस्लिम को 79 और सिख को 4 सीटें आवंटित की गई थी। वहीं अगर चुनाव का परिणाम जो 296 सीटों का मिला उसमें क्या मिला? कांग्रेस को जो सीटें मिलती हैं 208 सीटें मिलती हैं, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिलती हैं, वहीं अन्य पार्टी को मिलती हैं 13 सीटें। याद रखिएगा ये जो सीटों का आवंटन, अन्य पार्टी को 15 सीटें मिलती है, 13 कह रहा हूं, 15 सीटें मिलती हैं। अब समझिए इसको भी थोड़ा सा, ये 15 सीटें तो अन्य पार्टी को मिल गई। इसमें भी निर्दलीय कितने लोग थे? 8 लोगों को निर्दलीय चुना गया था। ठीक है, अब आगे देखिएगा क्या पूछा जाता है क्वेश्चन, कितने एससी सीट्स थी, कितने एसटी सीट्स थे, कितने महिलाओं के लिए सीटें आवंटित थी। ऐसे भी प्रश्न आते हैं। तो देखिएगा अगर एसटी का पूछा जाए तो 33 सीटें आवंटित थी, अगर एससी का पूछा जाए तो 26 सीटें आवंटित थी, अगर महिलाओं के लिए कहा जाए तो 15 सीटें आवंटित थी। लेकिन 15 महिलाओं का नाम पूछा जाएगा पेपर में? नहीं, एक नाम पूछा जाएगा। कौन सा? बेगम एजाज रसूल। ये नाम क्यों पूछा जाएगा? बेगम एजाज रसूल का नाम क्यों पूछा जाता है? क्योंकि इन 15 महिलाओं में एक मुस्लिम महिला कौन थी? बेगम एजाज रसूल, इसलिए इनका नाम पूछा जाएगा। और 15 महिलाओं का नाम याद करने की जरूरत आपको नहीं है। जरा समझिएगा, यहाँ पर महिलाओं की सदस्य संख्या 15 थी, एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? बेगम एजाज रसूल थी। अनुसूचित जाति एससी के कितने थे? 26 और एसटी के कितने थे? 33 सदस्य इसमें शामिल थे। तो ये बहुत अच्छे से आपके दिमाग में खाका तैयार हो जाना चाहिए। अब कि इलेक्शन हुआ था 389 पे, आपने पढ़ा 296 सीटें आवंटित थी 11 प्रांतों के लिए, 93 सीटें देशी रियासतों के लिए। 296 सीटों पर जो इलेक्शन हुआ 208 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती हैं, उसमें से 73 सीटें मिलती हैं मुस्लिम लीग को और 15 सीटें अन्य पार्टी को मिलती है, उसमें से 8 सीटें निर्दलीय को मिलती है। फिर आपने देखा कि ये जो इलेक्शन हुआ कितने समुदायों में डिवाइड था? मुख्य रूप से 3 समुदायों में डिवाइड था, सामान्य समुदाय, मुस्लिम समुदाय और सिख समुदाय। मुस्लिम और सिख को छोड़ दो और जितने थे वो सब सामान्य में थे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो सामान्य समुदाय के लिए सीटें मिली वो 213 सीटें मिली, जो मुस्लिम समुदाय के लिए सीटें मिली वो केवल 79 सीटें मिलती हैं और जो सिखों के लिए 4 सीटें मिलती हैं। सोचिए जिस समय पर आज़ादी नहीं मिली हुई है 389 सीटें थी, जब आज़ादी मिल गई तो सीटों की संख्या कम हो गई। क्यों? क्योंकि जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे वो चले गए पाकिस्तान। तो आज़ादी के बाद यदि आए सीटों की संख्या कितनी बची? तो 299 सीटें ही बची थी, 299 सीटें बची थी। वहीं कांग्रेस पार्टी का जो आप सीटों की संख्या जब देखेंगे तो वो भी कम हो गई, मुस्लिम लीग की भी संख्या कम हो गई। ठीक है, अभी उस चीज को हम अच्छे से समझाएंगे। तो आगे चलिए देखते हैं क्या परिदृश्य है। संविधान सभा के कामकाज की अब शुरुआत होगी, मतलब संविधान सभा तो गठित हो गई, सदस्य भी आ गए, 389 सदस्य भी आ गए। तो पहली बैठक हुई, उसमें कितने सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया, क्या कैसे हुआ, किसने अध्यक्षता किया, इस पॉइंट को भी अच्छे से देखना है। संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है वो होती है कब? 9 दिसंबर 1946 को होती है। 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक होती है, इसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं। अस्थायी अध्यक्ष मतलब ये फिक्स नहीं किए गए, केवल फ्रांस में एक प्रणाली थी कि जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होगा उसी को अध्यक्ष बनाया जाएगा। उसी आधार पर इस संविधान सभा में सबसे वरिष्ठ व्यक्ति कौन दिखे?
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा दिखे। उसके आधार पर इनको अध्यक्षता दे दिया गया, लेकिन ये अच्छे से अपना कार्यभार नहीं संभाल पाए। जब ये अपना अच्छे से कार्यभार नहीं संभाल पाए बच्चे, तब क्या होता है, 2 दिन बाद ये अपना पद छोड़ देते हैं। लेकिन अगर कहा जाए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा। कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं। कैसे प्रश्न बनते हैं समझिएगा। अगर पूछा जाए अस्थायी अध्यक्ष, एक पूछा जाएगा अस्थायी अध्यक्ष, तब तो आप सच्चिदानंद सिन्हा को ही लगाओगे। दूसरा पूछा जाएगा अस्थायी अध्यक्ष, जब संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाएगा तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगाओगे। या कुछ भी ना पूछा जाए, ऐसे पूछ लिया जाए संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तब भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। केवल जब अस्थायी शब्द उसमें जुड़ा होगा तब आपको सच्चिदानंद सिन्हा लगाना है। संविधान सभा के पहली बैठक की अध्यक्षता किसने किया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दो में सच्चिदानंद सिन्हा रहेंगे केवल। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने किया था, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। अब देखिए बहिष्कार किसने किया। जब पहली बैठक हुआ 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक होती है, इसका बहिष्कार किसने किया, तो मुस्लिम लीग और देशी रियासतें जितनी थी वो इनका बहिष्कार की। मुस्लिम लीग ने कहा कि हम संविधान सभा में शामिल नहीं होंगे, और जो देशी रियासतें थी वो भी बोली कि हम संविधान सभा में शामिल नहीं होंगे। उपस्थिति, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी प्रेजेंट रही, 389 सदस्यों में केवल 211 सदस्य इसमें पार्टिसिपेट किए। 211 सदस्य इसमें पार्टिसिपेट करते हैं पहली बैठक में। और अस्थायी उपाध्यक्ष इसमें कौन बनाए जाते हैं, अध्यक्ष तो बनाए गए हैं सच्चिदानंद सिन्हा। कहां से प्रणाली ली गई थी, फ्रांस से, वरिष्ठता की, मतलब सबसे बुजुर्ग जो होंगे, ये प्रणाली फ्रांस से थी। तो ये जो अस्थायी अध्यक्ष उस समय बनाए जाते हैं, फ्रैंक एंथोनी बनाए जाते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा ये बनाए गए थे। मतलब इनको मनोनीत किया गया था। मनोनीत हुए ना फ्रैंक एंथोनी, किसने मनोनीत किया था, सच्चिदानंद सिन्हा ने मनोनीत किया था। अच्छा ये हो गया। अब आती है दूसरी बैठक। 2 ही दिन बाद ये अपना त्याग पत्र दे देते हैं अध्यक्षता की पद से। अध्यक्ष बना दिया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होने लगती है, और दूसरी बैठक की जो अध्यक्षता करते हैं वो कौन करते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और निरंतर जब तक ये संविधान सभा चला तब तक अध्यक्षता यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही करते रहे संविधान सभा की। तो अस्थायी रूप से कौन बन गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाएगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। या पूछा जाए दूसरा किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, 11 दिसंबर 1946 के संविधान सभा के बैठक की अध्यक्षता किसने किया था, तब भी आप जवाब क्या देंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिस समय बनाए जाते हैं अध्यक्ष, उसी समय 2 लोगों को क्या बनाया जाता है, उपाध्यक्ष। किसको किसको उपाध्यक्ष बनाया जाता है, एक एससी मुखर्जी को बनाया जाता है और एक टीटी कृष्णाचारी को बनाया जाता है। टीटी कृष्णाचारी कृष्णामाचारी को बनाया जाता है। ये दोनों लोग क्या बनाए गए, उपाध्यक्ष। तो ये दोनों पॉइंट याद होने चाहिए। संविधान सभा की जो 11 दिसंबर को बैठक हुई उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए। 2 उपाध्यक्ष इसी समय बना दिए गए। कौन कौन, टीटी कृष्णाचारी और एचसी मुखर्जी। अब इसी के 2 दिन बाद फिर देखो 2 दिन का श्रृंखला चल रहा है, 9, 11 और 13। तो 9 दिसंबर को पहली बैठक होती है, 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है। 13 दिसंबर 1946 को इसी में जवाहरलाल नेहरू का योगदान आ जाता है। ये एक प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं और ये प्रस्ताव क्या कहलाता है, उद्देश्य प्रस्ताव। 13 दिसंबर 1946 को जब एक प्रस्ताव प्रस्तुत किए, उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान में इन्होंने कोशिश किया जो कुछ भी वर्णित हो, चाहे वो स्वतंत्रता की बात हो, चाहे वो गणराज्य की बात हो, चाहे वो संप्रभुता की बात हो, वो सारी चीजों को अपने इस प्रस्ताव में इन्होंने संकलन किया, उद्देश्य प्रस्ताव में। और ये उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कब करते हैं जवाहरलाल नेहरू, संविधान सभा के सामने ये प्रस्तुत करते हैं 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष ये उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। कहीं ना कहीं बाद में यही प्रस्तावना बन गया है, क्योंकि प्रस्तावना में भी तो संविधान सभा की पूरी झलक है, संविधान की पूरी झलक है। जो कुछ भी संविधान में है उसका एक छोटा प्रारूप कहाँ मिलता है, संविधान में के प्रस्तावना में मिलता है। ऐसे ही यहाँ पर भी यही बात की गई थी कि जो कुछ भी संविधान में होगा उसका एक छोटा प्रारूप कहाँ पर मिलेगा, इस उद्देश्य प्रस्ताव में मिलेगा। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को जब ये प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव,
तो इसको सर्वसम्मति से स्वीकार कब किया जाता है, इसको भी पूछा जाता है। इसको सर्वसम्मति से स्वीकार करने की बात आता है 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा इनकी बातों को मान लेती है। किसको? जवाहरलाल नेहरू की बातों को। तो उद्देश्य प्रस्ताव से कैसे प्रश्न आएंगे, जरा देखो क्या क्या पॉइंट पूछे जा सकते हैं। पहला, प्रस्तुति कब हुआ इसका? 13 दिसंबर 1946 को। किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने। दूसरा प्रश्न कैसे बनेगा? मुख्य बात क्या थी इसमें? अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, समानता, स्वतंत्रता, न्याय के सिद्धांत और भारत के भावी संविधान का पूरा दर्शन। यही तो प्रस्तावना में भी है ना। तो कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हो प्रस्तावना की झलक कहाँ दिखती है? प्रस्तावना की झलक यहीं पर दिखती है। आगे अगर कहा जाए इसको संविधान सभा ने एक्सेप्ट कब किया? 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से इसको स्वीकार किया और संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से इसको स्वीकार कर लिया गया। आगे बात करें, प्रस्तावना का यही बाद में क्या बना? आधार बना। इसीलिए उद्देश्य प्रस्ताव शायद प्रस्तुत किया गया था, उसी के नाम पर इसका नाम क्या बाद में प्रस्तावना का रखा गया? उद्देशिका। प्रस्तावना का एक और नाम क्या है? उद्देशिका, प्रेम्बल्स। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देख लिया उद्देश्य प्रस्ताव क्या था। अब देखना है स्वतंत्र भारत की पहली संसद के रूप में कार्य कैसे हुआ। मतलब जो स्वतंत्र भारत है, ये संविधान के निर्माण में कैसे क्या काम हुआ और इसकी अध्यक्षता किसने किया, इस तरीके से थोड़ा सा समझिए इसको क्या बताना चाह रहे हैं हम। ये कह रहा है कि जिस समय हमको आज़ादी मिल गई, 1947 में मिल गई, लेकिन हमारा संविधान अंगीकृत कर लिया गया 26 नवंबर 1949 को, और 50 से लेकर 52 तक इलेक्शन नहीं हो पाया। तो अब इस समय यही संविधान सभा दो काम संभालता था। संविधान सभा के दो काम हो गए, एक तो संविधान सभा के बैठक की अध्यक्षता करना और दूसरा काम इसी का था कि संसद के रूप में भी काम करना। मतलब जो नियम कानून बनाने का काम था वो भी वो कर रहा था। तो संसद का काम भी संविधान सभा कर रही थी और संविधान सभा के बैठक की अध्यक्षता भी संविधान सभा कर रही थी। तो संविधान सभा के दो कार्य हो गए। दो कार्य, जब ये संविधान सभा के बैठक की अध्यक्षता करते थे तो उस समय अध्यक्ष होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जिस समय पर यही संविधान सभा संसद के रूप में काम करते थे तो अध्यक्ष चेंज हो जाते थे। उस समय जीवी मावलंकर या गणेश वासुदेव मावलंकर हो जाते थे अध्यक्ष। तो देखिएगा, समझिए इस बात को क्या, जब संविधान सभा संविधान निर्माण के लिए कार्य करती थी उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसकी अध्यक्षता करते थे। जिस समय संविधान सभा संसद के रूप में काम करती थी, मतलब नियम कानून बनाने के रूप में, उस समय अध्यक्ष बनाए गए गणेश वासुदेव मावलंकर। दोनों अलग अलग हैं संविधान सभा के दोनों अध्यक्ष। संविधान सभा का अध्यक्ष तो मैं समझा दिया हूं पीछे कि हमेशा राजेंद्र प्रसाद लगाना है, लेकिन अगर प्रश्न आ जाए कि संविधान निर्माण के कार्य के समय संविधान सभा की अध्यक्षता कौन करते थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन यही प्रश्न पूछ ले कि विधायिका के रूप में जब संविधान सभा कार्य करती थी उस समय अध्यक्ष कौन होते थे, तो उस समय अध्यक्षता करते थे गणेश वासुदेव मावलंकर जी करते थे। बहुत अच्छे से डिफरेंस है, चीजों को समझते हुए चलना है तभी आपको आएगा बच्चा। मुख्य समितियां कौन कौन बनी? जब संविधान सभा बन गई तो उनको संभालने के लिए, जो नियम कानून थे उनको संभालने के लिए, उन्हें और अच्छा बनाने के लिए, उन्हें रेगुलेट करने के लिए कुछ समितियां बनाई गई। तो आपको एक मैं छोटा सा माइंड मैप में देता हूं, जो संघ से रिलेटेड होगा उसमें जवाहरलाल नेहरू आपको टिक लगाना है, जो प्रांत से रिलेटेड होगा उसमें आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक आपको ऐसा ट्रिक है छोटा सा, इसको ये मान चलिएगा। तो देखिएगा जवाहरलाल नेहरू ने कौन कौन से समिति की अध्यक्षता की। संघ की बात किया हूं, देखो इसमें भी संघ है, इसमें भी संघ है। तो संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, ये दोनों की अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू। और राज्य समिति की भी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसकी अध्यक्षता की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्षता करते हैं किसका? प्रक्रिया नियम समिति का करते हैं और संचालन समिति का करते हैं। संचालन समिति और प्रक्रिया नियम समिति। प्रक्रिया नियम समिति आपको बताए थे ना, प्रक्रिया नियम समिति मतलब जब संविधान का निर्माण होगा उस समिति का, या संचालन समिति संचालित भी वही कर रहे थे। ये दोनों समिति का कौन कर रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल, मैंने कहा प्रांत से संबंधित जो होंगे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। जैसे प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, मूल अधिकार समिति
मूल अधिकार समिति और अल्पसंख्यक समिति ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल, और जनजाति और बहिष्कृत क्षेत्र की सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। यही याद रखना, अगर मूल अधिकार समिति की जगह पर प्रश्न ये आ जाए मूल अधिकार उप समिति की, जब उप शब्द जुड़ जाए, उप समिति की अध्यक्षता किसने किया था, तो नाम यहां पर चेंज हो जाएगा। जब पूछ लिया जाए अल्पसंख्यक उप समिति की अध्यक्षता किसने किया था, तब भी नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है, अल्पसंख्यक उप समिति की किसी और ने किया था और मूल अधिकार उप समिति की किसी और ने किया था। चलो अब देख लेते हैं अल्पसंख्यक उप समिति की और मूल अधिकार उप समिति की, इसकी अध्यक्षता किसने किया था। जब मूल अधिकार उप समिति पूछा जाएगा तो जेबी कृपलानी ने किया। याद रखना, क्या नाम याद रखना है, जेबी कृपलानी ने किया था। और अल्पसंख्यक उप समिति पूछा जाएगा तो एचसी मुखर्जी ने इसकी अध्यक्षता किया था। तो आपने देखा क्या कि जब पूछा जाएगा मूल अधिकार उप समिति का तो आपको बताना है कि जेबी कृपलानी, जब पूछा जाएगा आपसे कि अल्पसंख्यक उप समिति तब बताना है एससी मुखर्जी। लेकिन अगर यही उप ना होता, इसमें ना इसमें उप होता और ना इसमें उप शब्द होता, तब तो आंसर चेंज हो गया। मतलब पूछ लिया जाए मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति, तब लगाना सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला एक झंडा समिति था। झंडा समिति जो प्रस्तुत किया गया 23 जून 1947 को प्रस्तुत किया जाता है। 23 जून 1947 को जो ये झंडा समिति प्रस्तुत किया जाता है, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं झंडा समिति की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहीं कहीं पर नाम दूसरा भी मिलता है जेबी कृपलानी का, लेकिन जेबी कृपलानी इसकी अध्यक्षता नहीं किए थे, अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए थे। ये बात आपको याद होनी चाहिए। और ये राजेंद्र प्रसाद को लेकर के इस झंडा समिति में कितने लोग शामिल थे, टोटल 6 लोग शामिल थे। झंडा समिति में कुल कितने सदस्य थे, 6 सदस्य थे। इसी में सरोजनी नायडू भी थी, और इसी में अब्दुल कलाम आजाद भी थे, और इसी में के.एम. मुंशी भी थे, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी भी थे, और इसी में सरोजनी नायडू, राजगोपालाचारी, अब्दुल कलाम आजाद, एससी मुखर्जी, ये सब इसी में शामिल थे। तो जरा नाम देख लीजिएगा एक बार कौन कौन और सदस्य थे। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, एपीजे अब्दुल कलाम कह दिया था, सॉरी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू और सिराज गोपालाचारी, के.एम. मुंशी, और सबसे बड़ा नाम मिलता है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। अंबेडकर जी भी इस झंडा समिति में शामिल थे। तो ये 6 सदस्यीय कमेटी थी झंडा समिति, जो कि कब प्रस्तुत किया गया था, 23 जून 1947 को झंडा समिति बना था। 23 जून 1947 डेट याद होना चाहिए। अध्यक्षता किसने किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ये पॉइंट भी आपको याद होना चाहिए। 6 सदस्य में नाम देख लिया आपने, सरोजनी नायडू हो गए, सिराज गोपालाचारी हो गए, मौलाना अबुल कलाम आजाद हो गए, बी.आर. अंबेडकर हो गए। तो ये सारे सदस्य हो गए, इसके सदस्य भी थे। और के.एम. मुंशी, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी हो गए। अब आता है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति जो प्रस्तुत किया गया था, इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। प्रारूप समिति की बात करें तो प्रस्तुत किया गया 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति बनी। अब इसके बारे में सब कुछ देखिए। प्रारूप समिति के बारे में कहें तो ये बनी थी कब, इसका गठन कब हुआ था, 29 अगस्त 1947। ये डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, 29 अगस्त 1947 को हुआ। इसमें कितने सदस्य थे, इसमें 7 सदस्य थे। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। इसमें जो 7 सदस्य थे वो कौन कौन से थे, उनको भी देखिए। लेकिन एक बात याद रखना, हो सकता है ये 7 नाम आपको याद ना रहे, तो इसके लिए एक छोटा सा अपने माइंड में शब्द रखना कि जितने भी 7 सदस्य हैं इस प्रारूप समिति में, सबके नाम में कृष्ण जी की पर्यायवाची शामिल है। इस पॉइंट को याद रखना। देखिए कैसे, जैसे देखिए अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, तो इसमें भी कृष्ण आ गए। दूसरा नाम, एक नाम आप यही एक छोड़ देना, इसको याद करना पड़ेगा, मोहम्मद सादुल्ला, इसमें कृष्ण जी का अवतार नहीं है, मोहम्मद सादुल्ला। अगला के.एम. माधवराव, जरा देखिए माधव किसकी पर्यायवाची है, कृष्ण जी की पर्यायवाची है ना, तो के.एम. माधवराव भी शामिल थे। बी.एल. मित्र का स्वास्थ्य खराब होने के कारण उनका स्थान लिए थे। जो बी.एल. मित्र थे पहले ये कर रहे थे, लेकिन उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, उसके बाद अध्यक्षता किसने किया था, के.एम. माधवराव। अगला बात करें, इसी में शामिल थे एन गोपाल स्वामी अयंगर। देखिए इसमें भी कृष्ण जी का नाम है, गोपाल स्वामी। गोपाल किसको कहते हैं, कृष्ण जी को कहते हैं ना। ओके, अगला नाम है डॉक्टर के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी का पूरा नाम है कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। तो कन्हैया जो शब्द है
कन्हैया शब्द में भी तो कृष्ण जी का नाम आ गया, तो के एम मुंशी भी हो गया। अगला टीसी टीटी कृष्णाचारी, ये भी इसमें शामिल थे। तो टीटी कृष्णाचारी जो है, देखो इसमें भी कृष्ण जी का नाम आ गया। लेकिन होता क्या है कि जिस समय पर डीपी खेतान की मृत्यु हो जाती है 1948 में, उसके बाद ये कमान संभालते हैं टीटी कृष्णाचारी। तो डीपी खेतान की मृत्यु के बाद टीटी कृष्णाचारी, और जब बीएल मित्र का स्वास्थ्य खराब हो गया तब अध्यक्षता किसने किया? एन माधवराव ने किया। इस पॉइंट्स को भी याद रखना। संविधान सभा का जो प्रारंभिक मसौदा था उसको बी आर अम्बेडकर ने नहीं बनाया था। संविधान सभा का जो प्रारंभिक मसौदा था, मैंने कहा उसको बी आर अम्बेडकर ने नहीं बनाया था। तो अब दिमाग में आएगा उसको किसने बनाया था, मतलब संविधान सभा के प्रारूप को किसने बनाया था? अध्यक्षता तो अम्बेडकर ने किया था, लेकिन प्रारूप किसने बनाया था? तो याद रखना बी एल राव ने बनाया था। किसने बनाया था? बी एन राव ने। याद करो भैया कि संविधान सभा के प्रारूप का निर्माण किसने किया था? तो बी एन राव ने किया था। यही संवैधानिक सलाहकार भी थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी एन राव थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी एन राव थे। संविधान सभा में दो लोगों ने भाग ही नहीं लिया था, याद रखना, गांधी जी और बी एन राव। गांधी जी और बी एन राव संविधान सभा में भाग नहीं लिए थे या उसके सदस्य नहीं थे। एक इंपॉर्टेंट हस्ती होने के बाद भी ये सदस्यता नहीं लिए। तो बी एन राव ये क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे। ये 60 देशों से अध्ययन किए और उसके बाद संविधान में समय समय पर सलाह देते रहे, और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई वेतन भी ये नहीं लेते थे बी एन राव। तो यदि प्रश्न अब ये आ जाए कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो बी एन राव। यदि प्रश्न आ जाए कि बताइए कि प्रारूप समिति को तैयार किसने किया था, तब भी बी एन राव। चलो आगे देखते हैं इसी पॉइंट को। महत्वपूर्ण कुछ तिथियां हैं जो आपसे संविधान सभा से बार बार पूछी जाती हैं। जैसे एक तिथि है 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को क्या होता है? राष्ट्रध्वज को मान्यता दिया जाता है। जो तिरंगा झंडा है, ये हमारा राष्ट्रध्वज है, इसको तिरंगे झंडे को मान्यता कब मिलती है? तो 22 जुलाई 1947 को इसको राष्ट्रध्वज बनाया जाता है। तो ये डेट याद होना चाहिए कि तिरंगे झंडे को राष्ट्रध्वज कब बनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को इसको राष्ट्रध्वज बनाया गया, संवैधानिक मान्यता मिलता है। अगली डेट इंपॉर्टेंट आती है मई 1949 को। ये डेट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो हमारी भारत है वो अपनी स्वेच्छा से राष्ट्रमंडल का इसी समय सदस्य बना था। राष्ट्रमंडल एक ऐसा संगठन है जिसमें सारे स्वतंत्र देशों का स्वतंत्र निकाय है। ये राष्ट्रमंडल स्वतंत्र देशों का स्वतंत्र निकाय है। इसका मतलब क्या है कि जो देश इसमें शामिल होना चाहे सो शामिल हो, और ये नहीं कि उन पे कोई रूल्स रेगुलेशन जबरदस्ती लागू कर दिए जाएंगे। जितने भी देश इसमें शामिल होते हैं वो संप्रभु ही रहेंगे हमेशा। जवाहरलाल नेहरू कहा भी था कि हम संविधान को लेकर के राष्ट्रमंडल में शामिल तो हो रहे हैं, लेकिन अगर हमें किसी भी प्रकार से इसमें बाधित या रुकावट महसूस होगा तो जिस स्वतंत्रता के साथ मैं राष्ट्रमंडल में शामिल हुआ हूं, उसी स्वतंत्रता के साथ मैं बाहर भी निकल जाऊंगा। ये भी कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। तो संविधान पूछा जाए अगर कि राष्ट्रमंडल में भारत कब शामिल हुआ, तो मई 1949 में शामिल हुआ। अगला डेट 24 जनवरी का इंपॉर्टेंट है। 24 जनवरी का डेट क्यों इंपॉर्टेंट है? 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। टोटल 12 बैठकों में कितने बैठक हुए थे? 12। तो 12 बैठकों की 12वीं बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। जो 12वीं बैठक हुई थी उसमें हुआ क्या? उसी दिन जो हमारा राष्ट्रगान है, जो राष्ट्रगीत है, उसको भी अपना लिया गया। राष्ट्रगान हमारा क्या है? जनगण मन, और राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। तो इन दोनों को भी एक्सेप्ट कर लिया गया। कब? 24 जनवरी 1950 को। इसी 24 जनवरी को और क्या होता है? यूपी डे भी मनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। ये पॉइंट भी याद रखना। तो जरा 24 जनवरी के डेट को देखिए। इसी दिन राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया 24 जनवरी। तो ये भी डेट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। 24 जनवरी 1950 को ही एक काम और हुआ, क्या? भारत के प्रथम राष्ट्रपति किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। सोचो ये प्रश्न कैसे पूछेगा, पूछा जाएगा प्रश्न। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कहोगे सही है, लेकिन इसी क्वेश्चन को दूसरा बना दे
भारत के प्रथम मनोनीत राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब ये गलत हो गया। आप सोच रहे होंगे ये गलत क्यों हो गया, गलत होने के पीछे वजह क्या है? तो याद ये रखना है कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ये मनोनीत राष्ट्रपति नहीं थे, इनका इलेक्शन हुआ था। जब ये पहले सबसे पहले खड़े हो गए राष्ट्रपति बनने के लिए तो इनके बिहाफ में कोई खड़ा ही नहीं हुआ और कोई इनके आगे खड़ा ही नहीं हुआ, तो इनको निर्विरोध रूप से इनको चुन लिया गया। तो राष्ट्रपति बने, पहले राष्ट्रपति बने कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही, लेकिन निर्वाचन हुआ, इनका मनोनयन नहीं हुआ था, निर्विरोध चुने गए थे, मनोनीत नहीं हुए थे। ये पॉइंट याद रखना। तो कब बने राष्ट्रपति? 24 जनवरी 1950 को। अब 1950 से 1952 तक क्या हुआ? अंतरिम मंत्रिमंडल के रूप में काम करता रहा। तो संविधान का अंगीकरण और अधिनियमन की बात आती है, अगला पॉइंट समझिए। संविधान का अंगीकरण और अधिनियमन है क्या? संविधान जो बन करके तैयार हो गया तो 26 नवंबर 1949 को ही बन करके तैयार हो गया। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बन करके तैयार हो जाता है तो क्या उसी दिन लागू कर दिया गया? नहीं, उस दिन लागू नहीं किया गया, लेकिन आंशिक रूप से कुछ अनुच्छेद उसी दिन लागू कर दिए गए। कौन कौन से अनुच्छेद उसी दिन लागू कर दिए गए? अनुच्छेद 5 लागू कर दिया गया, अनुच्छेद 6 लागू कर दिया गया, अनुच्छेद 7 लागू कर दिया गया, अनुच्छेद 8 लागू कर दिया गया, अनुच्छेद 9 लागू कर दिया गया। आप जानते हो कि ये 5, 6, 7, 8 जो 9 बता रहा हूं ये सब किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। उसके बाद अनुच्छेद 60 लागू कर दिया गया, जो राष्ट्रपति का शपथ है उसको भी लागू कर दिया गया। उसके बाद अनुच्छेद 60 के बाद अनुच्छेद 324 भी लागू कर दिया गया, जो निर्वाचन से संबंधित है। उसके बाद 324 के बाद 360 अनुच्छेद भी लागू 360 अनुच्छेद लागू कर दिया गया, 366 अनुच्छेद लागू कर दिया गया, 367 अनुच्छेद लागू कर दिया गया, और 367 के बाद 379 अनुच्छेद, 380, 388, 391, 392, 393, 394। तो इस प्रकार से 16 अनुच्छेद आंशिक रूप से उसी दिन लागू कर दिए गए। बाकी जो उस समय बन तो गए थे टोटल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, और उस समय भागों की संख्या थी केवल 22 भाग। ठीक है, जिस समय पर हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ उसमें बनाए गए टोटल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग, लेकिन आंशिक रूप से उस दिन लागू कितने हुए? केवल 16 अनुच्छेद। 5, 6, 7, 8, 9 अनुच्छेद 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, 394, केवल यही लागू होते हैं और लागू नहीं होते हैं। फाइनली ये लागू कब होते हैं सारे अनुच्छेद? वो 26 जनवरी 1950 को लागू होते हैं। अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, लागू करने की बात वहीं कर दिया गया था, लेकिन 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को ही। क्यों ये 26 जनवरी को लागू किया गया? बैठक तो हुई थी 24 जनवरी को अंतिम, तो उसी दिन लागू कर देते। 2 ही दिन बाद क्यों? 2 दिन टाला क्यों गया? वो टाला इसलिए गया क्योंकि 1929 में लाहौर के रावी नदी के किनारे उसी समय पे क्या हुआ था? लाहौर अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जिस समय पहली बार झंडा फहराया गया था लाहौर में। उसी समय पर एक मांग किए थे 1930 में, दिसंबर 1929 में बैठक होती है। 1930 में क्या कहा जाता है कि प्रत्येक 26 जनवरी को क्या मनाया जाएगा? स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। अब सोचो, एक बार अगर 24 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते और 2 दिन बाद स्वाधीनता दिवस मनाते और दोनों का मतलब लगभग सेम ही था, तो अलग हो जाती बात ना। इसीलिए 2 दिन टाल करके 26 जनवरी 1950 को उसी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया। उसी दिन पूरी तरीके से संविधान लागू हो गया। यदि प्रश्न आए संविधान को अंगीकृत अधिनियमित कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। यदि प्रश्न आए संविधान बनकर के तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। इसी 26 नवंबर का एक प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो भी याद रखना, संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को ही क्या मनाया जाता है बच्चा? संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन प्रश्न आए अगर संविधान लागू कब हुआ? तब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। जरा समझिएगा कौन कौन से अनुच्छेद थे जो 16 अनुच्छेद उस दिन लागू कर दिए गए थे। उन 16 अनुच्छेदों को देखिए। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, अनुच्छेद 7 राष्ट्रपति का शपथ है, 324 चुनाव, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और 394। 394 याद रखना। ठीक है, ठीक है, 394 जिसमें लिखा था कि ये 15 अनुच्छेद तुरंत लागू होते हैं
इसी में कहा गया था 394 अनुच्छेद में ही कि ये 15 अनुच्छेद तुरंत लागू हुए थे और 394 में ये बातें सारी की गई थी कि 15 अनुच्छेद तभी लागू कर दिए गए थे। 21 अनुच्छेद में कहा गया था, 394 में ही कहा गया था, इसीलिए 394 लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन याद रखना उस 16 में 394 भी शामिल है, तब 16 होगा जाकर के, ठीक है। तो उपस्थिति कितने की रही जब हमारा संविधान सभा अंगीकृत, नियमित एवं आत्मार्पित किया गया? उस समय क्या हुआ, हमने बताया था कि टोटल जो मेंबर बचे थे केवल, जब आजादी मिल गई तो उसमें से कुछ सदस्य चले गए पाकिस्तान, तो सदस्यों की संख्या जो 389 पड़े थे, 389 की जगह ये सदस्य संख्या बचती है केवल कितना, 299। इस 299 सदस्यों में से 299 सदस्यों में से जब संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को, उस दिन होता क्या है, या कहो कि 26 नवंबर 1949 को जब अंगीकृत किया जाता है, कितने सदस्यों ने इसको सिग्नेचर किया, सहमति दिया, तो उन सदस्यों की संख्या आती है 284। 284 सदस्यों ने क्या किया था, इसको संविधान पर हस्ताक्षर किया था। तीसरे वाचन में ये पारित हुआ था संविधान, 3 वाचन हुए थे, तीसरे वाचन में संविधान को पारित किया गया था। 60 देशों से ये लिया गया है। इसमें 64 लाख रुपया खर्च हुआ, बनने में भी बहुत समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसको बनाने में लग गया। और समझिए चीजों को, क्या बातें आती हैं। तो ये जो होता है, उस दिन जब हस्ताक्षर हो गए 284 सदस्यों का, तो उसमें कितने अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे। कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी। कितने भाग थे, 22 भाग थे। प्रस्तावना भी था इसमें, ठीक है। आगे बात करते हैं, अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो गया। तो 24 जनवरी 1950 को 12वां अधिवेशन होता है और इसमें 12वें अधिवेशन, कुल अधिवेशन 12 हुए थे। 26 नवंबर 1949 तक 11 हुए थे और 12वां अधिवेशन होता है 24 जनवरी 1950 को। सभी सदस्यों ने संविधान का अंतिम हस्ताक्षर किया। और कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था, 284। भी पीछे बताया हो ना, 299 बचे थे, उसमें से 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिया था। लेकिन ये प्रभाव में कब आया, पूरी तरीके से आविर्भाव कब किया गया इसका, तो वो किया गया 26 जनवरी 1950 को। 1929 के लाहौर अधिवेशन के कारण, ये कहानी मैंने बता दिया कि उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। उसके बाद 26 जनवरी एक ऐतिहासिक तिथि थी, इसीलिए ये कहा गया 24 जनवरी को अंतिम बैठक तो हो गई है, 2 दिन बाद ही इसको लागू किया जाए, तो 26 जनवरी को इसको लागू करते हैं, ठीक है। अब आता है किस पे, कितना समय लगा बनने में, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगता है। कितना खर्चा आता है इसको बनाने में, 64 लाख रुपए का खर्चा इसको बनाने में आता है। प्रतीक क्या था इसका, अगर पूछा जाए कि जो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग नहीं पढ़े होंगे, क्या है, संविधान सभा की मुहर या प्रतीक क्या थी, तो हाथी था, हाथी का लोगो था, ठीक है। आगे कहें, संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। 60 से अधिक देशों का इन्होंने अध्ययन किया था और सेवाएं निःशुल्क रूप से इन्होंने दिया था। अगर आगे बात करें तो गैर सदस्य हस्तियां इसमें कौन कौन से थी जो संविधान सभा में शामिल नहीं हुए, वो कौन थे, महात्मा गांधी और BN राव। दोनों दिग्गज नेता हैं, लेकिन ये संविधान सभा में कभी भी शामिल नहीं हुए थे। इस पॉइंट्स को भी आपको याद रखना है। संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व 55 सदस्यों ने, 55 सदस्य संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व किए थे। सदस्य रघुनाथ विनायक धुलेकर ने गो हत्या निषेध और हिंदी को राजभाषा बनाने का समर्थन किया। पूछा जा सकता है, क्या नाम, रघुनाथ विनायक धुलेकर। संयुक्त प्रांत से 55 सदस्य थे, लेकिन उसमें कहा जाए रघुनाथ नायक धुलेकर जो हैं, इन्होंने गो निषेध के लिए, गो हत्या के लिए बात उठाया था और हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया जाए, इन दोनों बातों को किया था। आगे देखिए, महत्वपूर्ण और व्यक्ति कौन से हैं। महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में अगर आ जाए, एक नाम है HVR अयंगर। HVR अयंगर ये क्या थे, HVR अयंगर संविधान सभा के सचिव थे। तो पूछा जा सकता है संविधान सभा के सचिव कौन थे, तो कहोगे संविधान सभा के जो सचिव थे HVR अयंगर थे। आगे पूछा जा सकता है कि संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार कौन थे, तो SN मुखर्जी। संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार कौन थे, SN मुखर्जी थे बच्चा। अगर आ जाए प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि संविधान को लिखने का काम, संविधान के सुलेख का काम, जो कि किस भाषा में लिखा था, अंग्रेजी में, ये किसने किया था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया था।
जिस समय संविधान बना उसको लिखने का काम, उसके सुलेखन का काम किसने किया था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। किस भाषा में लिखा था? अंग्रेजी भाषा में लिखा था। आगे दूसरा नाम जो सामने आता है वो क्या है? बसंत कृष्ण वैद्य का नाम आता है। ये बसंत कृष्ण वैद्य जो है ये हिंदी संस्करण में सुलेख करते हैं, मतलब लिखा गया था अंग्रेजी भाषा में, हिंदी भाषा में जो करते हैं कौन? हिंदी भाषा में करते हैं बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा किया जाता है। अब आगे नंदलाल बोस और बिहारी बी आर सिन्हा का क्या भूमिका रहा, समझिए इसको भी। नंदलाल बोस और बी आर सिन्हा संविधान को अलंकृत और सुशोभित करने वाले कलाकार कौन थे? नंदलाल बोस और बी आर सिन्हा थे। इसको अलंकृत किए, इसके सुशोभा को बढ़ाए ये दोनों लोग कौन कौन? नंदलाल बोस और बी आर सिन्हा। थोड़ा सा इसको भी देख लीजिएगा, हिंदी संस्करण का जो हिंदी संस्करण किसने लिखा था? बसंत कृष्ण वैद्य ने। उसको अलंकृत करने का काम किसने किया था? इसको किए थे नंदलाल बोस द्वारा किया गया था। और स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव होता है 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक स्वतंत्र पहला चुनाव स्टार्ट होता है। और इसी चुनाव के दौरान अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला राष्ट्रपति बना लिया जाता है। अब हमारी संसद बन गई दूसरी 1952 के बाद में, और संविधान चलना स्टार्ट हो गया, संविधान का निर्माण हो गया। तो आपने एक कॉन्सेप्ट देखा कि जिस समय पर हमारा संविधान बना, किस तरीके से कैसे क्या किया गया बनाने में। और एक बार रुष्ट हुई थी मुस्लिम लीग, कब? जब माउंटबेटन योजना प्रस्तुत किया गया था, उसमें पाकिस्तान की मांग कर दी गई। मुस्लिम लीग कहाँ चली गई? पाकिस्तान में चली गई। मुस्लिम समुदाय के लिए एक अलग प्रांत बना दिया गया पाकिस्तान। तो कुछ सदस्य यहाँ से निकल कर चले गए, 389 सदस्य थे, 299 सदस्य ही बचे। अब इन्हीं के द्वारा इनको इलेक्ट करना था। तो पूरा कहानी जो संविधान सभा से बनता था वो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने का कोशिश किया हूँ। हो सकता है आपको एक बार में चीजें सारी समझ में ना आई हो, तो एक बार इसको और बहुत अच्छे से देख लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब इससे मैं गारंटी लेता हूं कि संविधान सभा में परीक्षा में प्रश्न कहीं से भी आए, फैक्ट लेकिन यहीं से होगा। इससे ज्यादा संविधान सभा से कुछ भी नहीं पूछा जा सकता। बच्चे इस बात को नोट कर लेना। अगर आपको क्लास को अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो और बता देना कि आपको क्लास कैसी लगी। और अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा वर्दी बैच का सेकंड क्लास कल आप लोगों को 7 बजे इसी सुबह टाइम पर आपको फिर मिलेगा। तो चलते हैं इसी के साथ, अगली क्लास आपको फिर जल्द ही मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।